नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत में माइनॉरिटीज़ के एक वॉइस कहे जाते हैं, इनका दावा रहा है उनसे। इनका नाम है साबिर अली, आप सब जानते होंगे। और पहला सवाल मेरा यही होगा साबिर जी कि आपको आज से 10 साल पहले विभिन्न माध्यमों से आप बड़े चर्चित चेहरा थे, लगातार टेलीविज़न चैनलों पे दिखाई देते थे, आपकी बाइट्स, आपके बयान अखबारों में आते थे। कहाँ थे, गायब कहाँ थे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया ये सच है, इसलिए बीच में 2-3 कारणें थी। एक तो ये कि मैं सोचा कि बहुत कम उम्र में हमने सियासत में बड़ी तेज़ी से बढ़ने का प्रयास किया और ईश्वर ने उसमें हमको सफलता भी दिया, चाहे वो मीडिया का माध्यम हो, सदन का माध्यम हो, या ज़मीन का माध्यम हो, या सड़क का माध्यम हो। तो ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी और सियासत को समझने के लिए थोड़ा अध्ययन भी ज़रूरी है। तो 5 से 6 साल मैं लगातार सिर्फ किताबों में और लोगों के बीच रहा, ज़मीन पे रहा, और मीडिया से दूरी हमने जानबूझकर बनाई कि आदमी अगर अपने आप को अगर कंसंट्रेट करके अगर किसी चीज़ को समझना चाहता है तो उसको कुछ हवाओं से दूर रहना चाहिए। और यही कारण था कि मैं मीडिया में आना बंद कर दिया था। अच्छा साबिर जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने शुरुआत की अपनी राजनीति की, कई दलों में आप भी रहे। लोक जनशक्ति पार्टी, अगर मैं सही, बिल्कुल बिल्कुल। फिर जनता दल यूनाइटेड में रहे, नीतीश कुमार, बिल्कुल। और 2014 में आपके रास्ते अलग हुए नीतीश जी से, बिल्कुल। और शायद तभी से आपने पथ में भी चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में। जरूर आज भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा अगर हम पीछे की तरफ चलें और मैं आपसे अगर समझना चाहूँ कि नीतीश कुमार, जो मोदी का नारा आज है, उस नारे के साथ 2010 में थम्पिंग विक्ट्री असेंबली इलेक्शन में हुआ और वो दूसरी बार सीएम बने, अगर वो 7 दिनों वाला छोड़ दें। क्यों अलगाव हुआ? नीतीश कुमार के आप बेहद करीब थे। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि इंसान को सियासत हो या आम जिंदगी हो, सच के करीब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी बहुत सत्यवान है, हम लोग जिस युग में हैं, लेकिन सत्य के करीब रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आदमी अपने आत्मा को भी शांति मिलती है और फिर अंदर से मनोबल बढ़ा रहता है। तो जो आपने सवाल किया, मैं जानता हूँ कि नीतीश कुमार जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उस वक्त से उनको ऐसा लगने लगा कि उनके पार्टी के लोग, शायद उसमें मैं भी शामिल था 2011 से 2014 तक, कि नीतीश कुमार के अंदर पीएम मटेरियल है। ये बड़ा शब्द स्पेसिफिक है कि ये पीएम मटेरियल है। तो और कोई भी आदमी एक साथ आपके जहन पे, आपके इर्द गिर्द ये कहने लगे कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप पीएम बन सकते हैं, तो हर इंसान की ये ख्वाहिश रहती है कि मैं देश का, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रजातंत्र जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, कोई नहीं है, उसका पीएम बनना, सबका पॉलिटिक्स में आने के बाद उससे बड़ा कोई मुकाम नहीं है। उनके मन में जागा। और 2013 में दिसंबर के महीने में मैं और एक लोग और बैठे थे इसी दिल्ली पे, बिहार निवास में। मैं नीतीश जी से पॉलिटिकल चर्चा चल रहा था, तो जो उन्होंने बातों की, मैं उसको कोट नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि विश्वास के साथ उन्होंने कहा होगा, उनके उस विश्वास को भी, चाहे हमारी उनकी मानसिकता, सोचने की मतभेद जो भी हो जाए, लेकिन विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन उनके कहने का जो लब्बो लुबाब था, उनका जो पूरा इशारा था कि अब मेरे पास कोई दूसरा पद ऐसा नहीं है जो बाकी है सिवाय प्रधानमंत्री बनने का। और खुल के कहा उन्होंने। हालांकि अक्सर नीतीश जी अपने मन की बात दूसरों से कहते नहीं है, वो पेट में रखते हैं, लेकिन उस वक्त खुल के कहा उन्होंने। सुबह का समय था, ठंडी का मौसम था और बड़े अच्छे मिजाज में थे। तो उन्होंने कि मैं कैबिनेट मंत्री रह गया, बिहार का मैं चीफ मिनिस्टर रह गया, अब मेरे लिए बचा क्या? और वो एक ही है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो ये मंशा उनके दिलों में है और मैं समझता हूं कि ये मंशा नहीं, अगर वो बात सही थी तो 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट नहीं किया, वो लालू के साथ नहीं गए, बाद में उनके साथ गए। इसका कारण है क्या है? मेरा बेसिकली मतभेद वहीं से हुआ। तो बताइए जरा। वो ये है कि 2013 में, जो 13 की बात मैं कर रहा हूँ, तो टेबल पर कुछ लोग बैठे थे जो उनके बड़े करीबी थे। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट के मुताबिक
ये जातियां, ये लोग हमको वोट करेंगे, अगर हम 40 सीट लड़ते हैं तो हम 25 जीतेंगे। मेरे जुबान से बैक वक्त निकल गया कि ये आंकड़े गलत हैं, अगर हम अकेले लड़ गए तो हम 2 सीट पर सिमट जाएंगे। ये मेरी पॉलिटिकल भूल थी और हमारी नीतीश जी ने बड़ा रिएक्ट किया। तो शायद वही हुआ, पूर्णिया और एक और सीट, 2 ही सीट जीते। हालांकि वो सीट मैं आइडेंटिफाई, पूर्णिया मेरे ख्याल में नहीं था, मेरे ख्याल में कोई एक और सीट दूसरी थी। लेकिन पूर्णिया के इलेक्शन में उस वक्त मैं 2000 में गया था, 14 में, वहां टोटली अपर और लोअर पोलराइजेशन में वो सीट निकली। तो उनके पीएम के सपने को सच्चा आईना आपने दिखाया उस समय भी। हालांकि मैं बहुत सोच के नहीं बोला था, मुझे लगा कि बिहार की यही है। हमने कहा कि देखिए लहर है, हमें अलग नहीं होना। तो क्या वो अंतिम ऐसा वाकया था जिसके बाद आपके रास्ते अलग हो गए या कुछ और हुआ? नहीं, रास्ते उस वक्त तो उन्होंने इमीडिएटली नहीं किया, लेकिन चूंकि हमारे साथ जो उनकी बात थी, जो आपस की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो 2014 के जनवरी में होनी थी हमारे प्रति। उस वक्त से उन्होंने बात करने में थोड़ी सी, मुझे लगता है, दूरियां आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार किए और जनवरी आते आते, जनवरी के एंड में उन्होंने वही किया जो हमेशा उनके विरुद्ध जाने वालों के लिए करते हैं। अच्छा। और मेरे साथ वही उन्होंने किया। साबिर जी, एक सवाल, अगर उसको क्लैरिटी के साथ आप बताएं कि राज्यसभा सदस्यता आपकी खत्म हो रही थी आपका। हाँ बिल्कुल, 2000। तो आप दोबारा पार्टी की तरफ से आपको उन्होंने भरोसा दिलाया था? हमको नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा भेजा नहीं था, मैं स्वयं के सीट को रिजाइन करके दोबारा मैं आया था। तो मैंने एक राज्यसभा सीट नीतीश कुमार को बढ़ा के दिया था। उसमें नीतीश कुमार का ना उपकार था, न उनकी मेहनत थी, न उनकी कोई उसमें हमारे साथ सहयोग था। हमारा उनका ये बात तय था कि दोबारा 2014 जब मेरा टर्म खत्म होगा, और मुझसे नहीं भरे सभाओं में भी नीतीश कुमार कहा कि साबिर अली को दोबारा राज्यसभा भेजा जाए, और इनका वादा था। और 2014 के जनवरी में 20 तारीख से पहले उन्होंने कहा कि आप तैयारी रखिए, और 20 तारीख के बाद उन्होंने कहा कि आपको लोकसभा लड़ना है और ऐसे सीट से लड़ना है जहां ऑलरेडी एक मुस्लिम को टिकट अनाउंस कर दिया था। मैंने कहा कि देखिए, लड़ने में हमें तरीके में, मैं लड़ने वाला आदमी हूं, लेकिन आप हमको पहले कहते, हम अपनी तैयारी करते, हमको सीट बताते। मेरा जो सीट है, अगर लड़ना भी है तो मैं जहां का रहने वाला हूं वहां आप बताइए, वहां आप किसी आदमी इंपोर्ट करके आप दे दोगे और हमको कहीं और भेज दोगे। साफ जाहिर है कि आप मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहते हो। आपको खत्म करना है तो ठीक है, आप नहीं कॉल ले लोगे, मैं ले लूंगा। मैं सियासत में आपको एक बता दूं, मैं सियासत कभी डर के, चाहे मैं जहां भी रहूं, मैं सियासत डर के नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर ने जन्म दिया है और मर्द बना के भेजा है, तो हमारे अंदर वो किरदार भी होना चाहिए। सियासत में आंख मिला के। लेकिन साबिर अली जी, एक सवाल है आपसे। 2014 में ये सब वाकये हुए, 2015 में लालू यादव ने एक यू टर्न लिया, जिसके खिलाफ राजनीति करके उन्होंने अपना वजूद और सीएम के पद तक पहुंचे, उसके साथ गए लालू यादव के साथ। और लालू यादव का जो एक MY समीकरण है मुस्लिम यादव का, उसके सहारे उन्होंने दोबारा सफलता हासिल की और सीएम बने। पीएम बनने का सपना तो खत्म हो गया मोदी के आते ही। शायद उनको ये बात पता भी थी कि अब मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब वो काबिज हुए दोबारा वहां सत्ता पर, तब उस दौरान आपको नहीं लगा कि हाँ मुझे, और आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे थे, कि हमको बिहार में उतर के और अल्पसंख्यकों को, उन दलितों को समझाना चाहिए कि ये जो खेल हुआ है वो गलत है, या भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो, इसके लिए आपने प्रयास? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, ये मुझे करना चाहिए। जिंदगी में हर इंसान से गलतियां, ये गलती मैंने उस वक्त की, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन उन दिनों में मैं अपने अध्ययन के मोड में और अपनी सोच को कैसे मजबूत और करें, उस मोड में चला गया था। उसके बावजूद आपके ये कहने को मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे बिहार में उतरना चाहिए था, लेकिन हमने ये गलती की। अच्छा, उसके बाद अब तक गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। उत्तर प्रदेश में दोबारा लगातार योगी की सरकार बन चुकी है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगला चुनाव 2024 में है, लोकसभा का। अब आप मुसलमानों के लिए ऐसा क्या करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए? क्योंकि पीएम खुद मंशा जता चुके हैं हैदराबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, वो पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, पार्टी प्रयास कर रही है। लेकिन इसी दौरान अब देख रहे हैं आप, नूह में जो घटना हुई अभी हरियाणा में, तो अल्पसंख्यक समाज में एक भय भी है, एक पोलराइजेशन को लेके एक तरीके से वो उनके मन में कुछ शंका सुबह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। आपने क्या वादा किया है लीडरशिप से, आप क्या करने वाले? क्योंकि एक बड़ा आयोजन मुझे लगता है कि आप 2-3 दिनों में करने वाले हैं, 8 तारीख को।
तो क्या आपकी योजना क्या है? देखिए, मैंने कोई बड़े लीडर से कोई वादा नहीं किया। मैं सियासत में अपने मन से हूँ, इच्छा से हूँ। सियासत मेरे लिए कोई जरिया नहीं है, सियासत मेरा पैशन है। जिस दिन मैं सियासत में आया, पैशन के साथ आया और एक जुनून है। मैं वादा कभी किसी से नहीं करता। मेरा जो इरादा है और वो ये है कि इस मुल्क में 2014 में आने के बाद 28 दिसंबर 2014 को मैंने कार्यक्रम किया था तालकटोरा में, अकेला इंडिविजुअल। मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे नहीं किया, उसके बाद 2017 में किया उसी तालकटोरा में। मैं सिर्फ इतना समझता हूं और ये करना चाहता हूं। कितना मैं सफल रहूंगा या नहीं रहूंगा मुझे मालूम नहीं। प्रधानमंत्री ने जो इच्छा कही है, आपने जो हैदराबाद का जिक्र किया, ये उनके लिए मैं समझता हूं कि बधाई के पात्र है कि कोई भी प्रधानमंत्री उस समाज के लिए, आपने हिंसा की बात की, हम उस पर भी आएंगे। मैं किसी सवाल से बिल्कुल नहीं भागूंगा और आपको सीधा जवाब दूंगा। लेकिन हैदराबाद में जो उन्होंने कहा, मैं उसके लिए उनको बधाई भी दे चुका हूं और बधाई फिर दे रहा हूं कि उस समाज में जो अभी तक पिछड़ा से पिछड़ा हुआ है, इस देश की कई रिपोर्टें आ गई हैं कांग्रेस के रिजीम में रहते हुए कि मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है। उसमें कौन लोग हैं? उसमें वो लोग हैं जो इस मुल्क में पिछड़े समाज से आते हैं, जिसको आजकल पसमानदा कहा जाता है। ये एक पर्शियन लफ्ज है। जो पिछड़े समाज से हैं, जो ओबीसी हैं, अति ओबीसी हैं, जो आज भी अपने कार्यों में कई नस्लों से, हलखोर हो, डोम हो, जो भी हो, नाई हो, तमोली हो, तमाई, इस तरह के जो मुस्लिम समाज में लोग हैं, जो अपने कार्य में आज भी साइकिल का पंचर बनाने वाला, बीड़ी बनाने वाला, उसका उत्थान जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो एजुकेशन में पीछे है, फाइनेंशियल उसका बहुत कमज़ोर है और लगातार कई पीढ़ियों से कमज़ोर है। उसके बीच अगर काम करने का जो मौका मुझे मिला है, उसके लिए मैं आगे चल रहा हूँ। नहीं तो तालकटोरा में होगा क्या? तालकटोरा में उन्हीं लोगों को मैं बुला रहा हूँ लगातार, 14, 17 और ये 23, कि भाई तुम अपने हक को पहचानो और जो दे सकता है। पार्टी के सिंबल को मत देखो, हालात को मत देखो। जब तुम अपने हालात को बनाओगे, जब तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे, जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो तुम्हारे अंदर बोलने की, कहने की और करने की सलाहियत पैदा होगी। तब तुम इस देश के मेन स्ट्रीम में आओगे। हमारे यहाँ क्या है कि कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, दूसरे जितने भी हों, मेरा आप बात मत माने, आप आंकड़ा निकाल के जब देखेंगे तो हमारे यहाँ मुसलमानों में 3 ऐसी अगड़ी जातियां हैं। मैं उनके लिए, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मैं उनको भी कहता हूं कि भाई आपको हक है अपनी चीजों को कहने के लिए। लेकिन वही लोग, चूंकि देखिए, उनको अच्छा कुर्ता पहनने आता है, उनको अच्छा बंडी पहनने आता है, चेहरे भी अच्छे रहते हैं, बोलना भी जानते हैं। और जो गरीब है, जो देहातों में रहता है, जो जहां पढ़ा है वहीं, तो उसको हक न सत्ता में मिली, न उसको आर्थिक हक मिला, न उसकी किसी भी हिस्सेदारी में उसका अमल दखल नहीं रहा, न इस एजुकेशन में मिला। और वो लोग अपने चेहरे को और अपने कुर्तों को चमकाकर हर पार्टी में जगह भी बनाई। साबिर अली जी, एक सवाल है यहाँ पे, बड़ा थोड़ा सा जो भेद होता है वो हर समाज, हर धर्म के भीतर है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अशराफ जैसी जो जातियां, मतलब मुस्लिम समाज के भीतर, वो हकमारी कर रही हैं पसमानदा समाज का? नहीं, मैं हकमारी के पक्ष में, मैं बोलता हूं कि कमजोरियां मेरी हैं। उसके पास सोच था, उसने कर लिया। हम इनके अंदर बेदारी लाने चाहते हैं कि जो अभी तक तुम बेदार नहीं हुए, अब तो हो जाओ। अब तो डिजिटल मामला है। घर में बैठे घास काटने वाली औरतें भी देश की हर हवा को समझने की क्षमता रखती हैं। पहले ये नहीं था। हम बेदार करना चाहते हैं, हम बंटवारा नहीं चाहते, हम डिवाइड नहीं चाहते, हम डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी सरकार चला रहे हैं। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स हम देखें, कुछ एनजीओज की रिपोर्ट्स, तो खास करके बिहार, यूपी में जो पिछड़े जिले हैं, जैसे किशनगंज, अररिया, वहाँ जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, इन योजनाओं में जो मुसलमानों की हिस्सेदारी वहाँ उस जिले में है, जितने %, उससे बहुत कम उनको घर मिल पाया। तो इन सब चीज़ों को लेके आप क्या जमीनी हकीकत पता है क्यों वो इस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जिसकी सरकार में जो योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ उनको नहीं मिल रहा है? देखिए, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी इस बात से मैं डिफर कर रहा हूं। मेरे पास भी आंकड़े हैं, और ऐसा नहीं कि आंकड़े मैं अपनी दूसरे वक्ताओं की तरह जल्दी थोपता हूं, वही बात कहता हूं जो जमीन पर है। और वो ये है
कि यूपी और बिहार में कोई जिला हो सकता है कि उससे अछूत रहा हो, ऐसा मुमकिन है। मैं उस जिला का आंकड़ा मैं जिला वाइज नहीं है लेकिन प्रदेश वाइज है। सबसे ज्यादा इस बार इन 5 सालों में आवास योजना, आपको एजुकेशन का योजना, चाहे वो हेल्थ का योजना, भारत सरकार की जितनी है पहली बार लोगों के गरीबों तक पहुंचा है। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास सिर्फ और सिर्फ यूपी में उन लोगों मुसलमानों को मिला है जो पिछड़े हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं साबिर अली जी कि 17% आबादी जैसे बिहार में है, जो आपका भी होम स्टेट है, वो क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव का साथ छोड़ देगी इस बार? नहीं, देखिए मैं ये दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ये है कि जब वो आंधी आती है और जो उसकी अलख जगाए जाते हैं, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और वो कितना कामयाब होगा, इतना जल्दी कामयाब नहीं होगा, मैं इसको मानता हूं, लेकिन इसकी शुरुआत जरूर हो जाएगी। देखिए 30 साल 90 के बाद कांग्रेस बिहार में पतन हो गया। क्यों पतन हुआ? चूंकि मुसलमान उससे अलग हो गया। यूपी में कांग्रेस का पतन हो गया। क्यों पतन हो गया? कि मुसलमान गए कहां? यहां मुलायम सिंह के पास, वहां लालू यादव के पास। ये लोगों ने एक समीकरण बनाई और मुसलमानों को क्या बताऊं मैं, सिर्फ जुबान से नहीं, वो तो आजादी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल एक वोट बैंक के तहत किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, ठीक है। लेकिन जैसे आप अलख जगाने का काम कर रहे हैं या निकले हैं, आप उनको समझाएंगे, उसी तरीके से हर पार्टी ये प्रयास कर रही है। इसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, नीतीश कुमार भी है, उनके नेता एक हैं अली अनवर जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज वो चलाते हैं। उनका ये डिमांड है कि केंद्र सरकार से हम ये लगातार कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि जो दलित मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स हैं, जो जुलाहे हैं, उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। तो आप इस पर क्या कहते हैं? मैं आपको एक बात कह रहा हूं, मेरे यहाँ एक शब्द है मुनाफिक, आप इसको याद रखिएगा। मुनाफिक का मतलब होता है कि दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और। हमारे यहाँ सबसे बुरा, किसी जालिम से भी बुरा इसको माना जाता है, वो शख्स जो जुबान पे कुछ और रखता है और दिल पे। आप अली अनवर से जब मुलाकात हो तो उनको पूछना कि आप 2 टर्म राज्यसभा में रहे और नीतीश कुमार ने आपको उसी के नाम पर भी भेजा था। मैं राज्यसभा किसी के नाम पर नहीं आया, अपने बलबूते पे आया, ठोक के कह रहा हूं, मैं किसी के नाम पर नहीं आया, मैं अपने बलबूता अपने परिश्रम से राज्यसभा रहा हूं। मुझे राज्यसभा जाने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं और 3 बार कह रहा हूं कि मुझे राज्यसभा या पार्टी में पद के, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने जो कहा, अली अनवर ने राज्यसभा में, आप उसका बयान निकाल के देख लीजिए कि एक बार भी 341 पे बोला है क्या? एक बार भी? कई मौके आए, एक शख्स ने बोला जिसका नाम एजाज अली था, उसने बोला सदन में, जो इस देश का सबसे उच्च सदन है, वहां तुम नहीं बोलते हो, वहां तुम्हारी जरूरत नहीं होती है और बाहर बकैती करते हो, ये नहीं चलेगा। लेकिन 341 पे मैंने बोला, 341 में एजाज अली ने बोला, वो हमारा उनका कोई संपर्क नहीं है। लेकिन तुम बोलोगे कि 341 मिल जाए और जब तुम अपने आका के पास जाओ तो तुम्हारी जुबान नहीं खुले, ये कौन सी मर्दानगी है बॉस? लेकिन साबिर जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में हमने शुरू से देखा है, नजमा जी थी राज्यसभा में, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छी नेता, फिर मुख्तार जी आए, कई लोग आए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोकल लेवल पे, जैसे आपने अली अनवर के बारे में ये कहा कि एटलीस्ट जेडीयू असेंबली में अपने स्टेट लीडरशिप में रिप्रेजेंटेशन तो दे रही है भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, उत्तर प्रदेश के हालिया जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए उसमें मुसलमानों को टिकट दिए गए और एक बदलाव, जैसा लोग कह रहे हैं कि एक बदलाव की का बयार बीजेपी के भीतर भी बह रहा है। आपको लगता नहीं है कि जब तक वो चीज होगी नहीं, तब तक आप जिस समाज तक पहुंचना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सफल नहीं हो पाएगा? मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार ने ईमानदारी के साथ, चाहे वो बिहार की सदन हो चाहे वो दिल्ली के सदन हो, उसने रिप्रेजेंटेशन दी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी इसको बड़ी मजबूती से शुरू किया है। अभी सदन में भेजा है, अभी उसने यूपी में रखा है और अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में भी इन लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास तेजी से कर रहा है। तो साबिर अली, में सीधा सवाल, टाइम्स ग्रुप के साथ आप बैठे हैं, हम हमारे दर्शकों को क्या आप ये भरोसा दिलाना चाहेंगे
कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भी टिकट बंटवारे के समय पसमानदा मुसलमानों का ख्याल रखेगी? देखिए, मैं बड़ा साफगो आदमी हूं। भारतीय जनता पार्टी के मैं उस शिखर पर नहीं हूं जहां मैं अपनी बात को मनवा सकूं। ठीक है, मेरी मंशा जरूर है और मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। पार्टी कितना मानती है या नहीं मानती है, ये पार्टी का विषय है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात को मजबूती से रखता आ रहा हूं और रखूंगा। एक और सवाल साबिर जी, हाल के दिनों में मैं कुछ पुराने क्लिप्स देख रहा था अखबारों के, तो बिहार में भी एक इंटेलेक्चुअल आउटरीच बीजेपी की तरफ से मुझे दिखाई दी, लेकिन उसमें राम माधव जाते हैं, संजय पासवान शामिल होते हैं। आप बिहार में अच्छा, आप भी थे तो अच्छा ठीक है, मतलब ये आप चूंकि इतने साल दूर रहे तो हो सकता है कि लोग अभी आपको पहचान दोबारा नहीं पा रहे, तो क्या है वो, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हर पार्टी अपने पास उसकी एक थिंकिंग रहती है। आपके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर फैक्टर, हर तरह के सोच को लोगों को इकट्ठा करके तब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ इस देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है और जमहूरियत का। तो हर सेक्टर है, किसी एक सेक्टर में काम करके तो हो नहीं सकता। इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी फीडबैक आएगी। हो सकता है हमारे सोच में कहीं त्रुटियां हो, कहीं गलती हो, उसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूं कि हर लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी है। राम माधव जी हों, संजय पासवान जी हों, सब लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। साबिर जी, एक सवाल AIMIM को लेकर है और एक सवाल वो मुस्लिम समुदाय से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मुसलमान को लगता है, जो पिछड़े हैं या फिर जो उसमें अगड़े हैं, कि हमको अगर लालू यादव में भरोसा अब नहीं रहा, इतने साल वो शासन में रहे, फिर JDU BJP में रहे, तो वो जो दिखता है उसके पाले में चले जाते, जो उनको लगता है हमारी नुमाइंदगी कर सकता है, और वो वैसे खुलकर बोलते हैं कि आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। वो पार्टी बिहार आती है, 5 सीट लेकर चली जाती है, उसमें से अधिकतर JDU में शामिल भी हो जाते हैं। आपका मैं एक बयान सुन रहा था हालिया इंटरव्यू, जिसमें आप कह रहे थे कि आप ओवैसी को अच्छे से जानते हैं, आपके मित्र हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाल के जो 2 उपचुनाव हुए, कुरहन्नी में और गोपालगंज में RJD अगर हारती है तो AIMIM का कैंडिडेट अभी भी 12,500 वोट लेकर जाता है, अब्दुस समद को मिलता है। आपको लगता है कि क्या ओवैसी एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, पता नहीं है, हाँ, मीडिया सिर्फ सामने रिजल्ट करके परसेप्शन बना देती है, इसको थोड़ी बदलनी चाहिए। तो 12,500 वोट परसेप्शन तो नहीं है? नहीं, आप यही मैं कह रहा हूं ना कि जब तक कि आप जमीन की हकीकत को नहीं समझेंगे तो एक्चुअल फिगर सामने नहीं आएगी। 5 सीट जो जीता वो किशनगंज और बगल के एक जिला से, किशनगंज में 4, वहां मुसलमानों में जाति फैक्टर बहुत बड़ा है और इसका उदाहरण एक नहीं, आप 30 साल में उठाकर देख लेंगे। वहां सूर्यापुरी एक कास्ट है, अच्छा, जो मुसलमानों के जितने भी 65% हों उसका तकरीबन 80% वही कास्ट है और वो अपने कास्ट को वोट देते हैं एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड तीर की तरह। जो वहां उनका अध्यक्ष है वो सूर्यापुरी है, वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ता है, चाहे इससे पहले MIM के पहले से भी लड़ा तो 2 लाख वोट प्लस लाता है। इलेक्शन हारा या जीता उसका वोट वही लड़ाई में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पार्टी के वजह से वोट आ गई। मुसलमानों का ऐसा है, मुसलमान RJD से नाराज है पूरे बिहार का, लेकिन उसके पास भाजपा के सामने विकल्प नहीं है। तो वैसी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं इसको नहीं मानता। आपने जो उपचुनाव की बात की अपना कुरहन्नी और गोपालगंज का मुसलमानों की संख्या बहुत ठीक ठाक है। जो इलेक्शन लड़ा उसकी अपनी ताकत ऐसी थी कि 10,000 वोट वो इलेक्शन का नॉमिनेशन भर के ला सकता था, लेकिन उसको सिंबल लगने को आदमी लगता है कि मैं ऐसे ही लड़ना है। अगर सिंबल ऐसा मिल जाता है जिसपे मैं अपने नारा को बुलंद कर सकता हूं तो वो नारा को बुलंद करने के लिए सिंबल ले लेता है। वो वोट पार्टी को नहीं मिली, उसको इंडिविजुअल मिली। आपको उसकी जानकारी ले लीजिए, अगर ये बात सत्य होगी तो मैं आपके सामने कैमरे पे माफी मांगूंगा। तो साबिर जी, आपने सारे समीकरण हमको गिना दिए 14 से लेके और उपचुनाव तक के। अब तो एक बहुत बड़ा चुनाव 2024 का है, उसमें बिहार का मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान देखिए, अभी भी अगर उसको विकल्प अगर ठीक से उसको नहीं समझाया गया तो आज तक जो करते आ रहा है 30 साल से वही करेगा। क्या करेगा? मतलब ओवैसी देखिए, मुसलमान ओवैसी के पास तो देखिए, तो ओवैसी के 2 सीट, ओवैसी का अपना सीट छोड़कर जितने भी सीट उस देश में छोटा या बड़ा जीता है उसके कारण को समझना चाहिए,
तकरीबन उसका जो दूसरा एमपी है, मैं उसको 4 साल पहले बोल दिया कि इस बार तुम वो सीट जीतोगे, क्योंकि मैं वहां गया था जहां से उसका दूसरा एमपी है, जो मुंबई में जीता था, वहां का समीकरण को मैं जानता हूं। तो ये ओवैसी की वजह से हो सकती, थोड़ी लहर को तेजी मिल सकती हो, लेकिन ऐसा आदमी कि एक भाई यहां बात करता है, उसके दूसरे भाई का आप स्पीच सुनिए, नहीं सुन लीजिए ना, आपका बड़ा नेटवर्क है, सच लोगों के सामने जाना चाहिए, ऐसा सच कोई नहीं बोले। उसके भाई का भाषण सुने, इस मुल्क की जमहूरियत में ऐसा भाषण दिया जा सकता है क्या? वो तो खैर तो फिर तो टुकड़े टुकड़े वाले कमाल है। तो ऐसे शख्स को मुसलमान कैसे पसंद करेगा? कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे मानसिकता का, लेकिन हर मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था कि ओवैसी को मैं जानता हूं। इस मुल्क में कोई भी शख्स जो देश को तोड़ने की बात करता है वो अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता, चाहो मैं क्यों ना हूं। एक चीज साबिर जी अजीब लगी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कमिटेड कार्यकर्ता हैं, आप कहते हैं कि लीडरशिप मेरी बात सुने या ना सुने, मैं सच्ची बात कहता हूं, मैं डरता नहीं हूं, और आप पार्टी को डरा भी रहे हैं। आप ये खुलेआम कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमान किसको वोट करेगा, इसके जवाब में कि वही करता, जो करता आया है वही करेगा। नहीं, आपने अधूरी बात कह दी। देखिए यही मामला है ना, आधा नीम हकीम खतरे जाना, मेरे बात को आधा काट के आपने डाल दिया, आप वही चलाएंगे, नहीं, तो इसको पूरा हमने ये कहा कि अगर ठीक से नहीं पहुंचाया गया अपनी बातों को, हकीकत को, तो वही करेगा जो करता आ रहा है। तो डराने की क्या बात है? भाजपा कहां इसमें हम लोग पहल कर रहे हैं, भाजपा एक्टिव है, पहल कर रही है, और हम कितना पहुंच पाते हैं तो समय तय करेगा। इसलिए अधूरी बात नहीं करनी चाहिए। आप कोई अगर उसको खांसी की दवा को आप दे दीजिए कैंसर का, तो आदमी तो स्पॉट पे मर जाएगा ना, मतलब ऐसा नहीं होना। हमने बात कहते वक्त ये बात कही थी कि हम बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और करना चाहिए, नहीं किए, फिर मैं दोहरा रहा हूं, तो वही करेगा ना जो करके आया है। एक जहन में मेरे 2 दिन पहले क्लिप आपने देखा होगा, दिग्विजय सिंह की पत्नी पूछती हैं कमलनाथ से कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कमलनाथ टोकते हैं आपका पहला पार्ट गलत था, अगर नहीं है बनेगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी माने आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ बिहार का या यूपी का जो मुस्लिम समाज है वो मई या अप्रैल जब भी चुनाव होंगे तब तक भाजपा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्या उसमें कोई तेजी लाने की जरूरत है या फिर ब्लूप्रिंट तैयार है? देखिए, मेरे आवाज में पूरी वो खनक भी थी और वो कॉन्फिडेंस भी था कि मुसलमान इस बार बदलेगा। लेकिन मैं यहां सिर्फ दावा करके जाऊं और जमीन पर उतना नहीं कर पाऊं, मैं झूठ नहीं बनना चाहता। लेकिन बदलाव दिखेगा बिल्कुल 100%। यूपी में इस बार इलेक्शन में मुसलमानों ने अपने बुथ वाइज गिनती भारतीय जनता पार्टी को कराई है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकता है और दिया है। मैं अपने विधानसभा में मैं कन्वर्ट करके दिखाया हूं 2 इलेक्शन में। तो उसके लिए प्रयास मजबूती से, ईमानदारी से, और जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की हुई, उसको सामने रखना होगा। एक आखिरी सवाल आपसे साबिर जी, 2013 की उस सर्द सुबह की बात की जब नीतीश कुमार ने आपके सामने प्रधानमंत्री बनने का वो किया, और उनके लीडर से भी जब बात होती तो कहते हैं कि अब इतने दिन सीएम रहे, मंत्री केंद्र में रहे, तो अब आगे क्या? तो उन्होंने एक अपने जो क्लोज सर्किल है उसको भी यही, अब इस बार तो खुल के वो संयोजक शायद बन जाएं अगली मीटिंग में इंडिया के। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ क्या होने वाला है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बार बार कहता हूं और मैं नीतीश जी के सामने भी ये बात कह सकता हूं, नीतीश जी की मैं सम्मान करता हूं, वाकई सम्मान करता हूं। कुछ मामले में नीतीश कुमार बहुत अच्छे, लेकिन वो कभी मास लीडर नहीं हुए। वो अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया था, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी दिशा को बदली, पूरे भटक गए। अब नीतीश कुमार मटेरियल जो थे 2013 में, वो मटेरियल पुराना हो गया, अब उस पर धूल चढ़ गए, अब वो मटेरियल कामयाब नहीं हो सकता। जब कोई कपड़ा, मैं इंसान का इससे मैं मिसाल नहीं पेश कर सकता हूं, लेकिन मिसालें पेश की जाती हैं। बहुत देर तक मटेरियल अगर रख दिया जाए कबाड़ में तो उस पर धूल चढ़ जाती है, तो फिर जब उसको बनाया जाए तो उसको कुर्ता के ऊपर तो नहीं पहना जा सकता है, घर के बाहर। चलिए एक सप्लीमेंट्री ले लेता हूं, चूंकि बड़ी इंटरेस्टिंग, आप उनके रग रग से वाकिफ भी, बहुत करीबी से काम किया। अभी जो बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमारे पीछे आईएएस लगा देते हैं हर डिपार्टमेंट में। तेजस्वी को कहते हैं कि आप अब भाई आगे तुम ही को संभालना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं थ्योरी कि तेजस्वी यादव खेल कर रहे हैं, इनको निपटा देंगे बिहार से भी, पीएम तो बनेंगे ही नहीं। नीतीश कुमार जी को मैं जानता हूं, तेजस्वी को मैं बहुत नहीं जानता हूं।
तेजस्वी यादव आगे भविष्य में क्या करेंगे, कितनी उनकी सोच है, कितनी लंबी सोच है, ये अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं एक छोटा मिसाल दूंगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। वो दरख्त लगाते हैं, यानी पौधा फूल का लगाएं या आम का लगाएं या लीची का लगाएं। आप जिस शहर से हैं वहाँ हम लोग के यहाँ लीची बड़ा फेमस है। वो दरख्त को लगाते हैं, उसमें पानी भी पटाते हैं कि हर 10 दिन के बाद उसको हिला देते हैं कि जड़ इसकी मजबूत नहीं हो। ये नीतीश कुमार जी का फैक्ट, नेचुरल उनकी जो सोच है ना वो यही। तो आज तो वो खुद ही हिले हुए लग रहे हैं। वो तो देखिए, आप दूसरे के दरख्त को हिलाएगा, एक दिन तो खुद हिलना पड़ेगा। तो कौन हिला रहा है? तेजस्वी ना, लालू के? नहीं, नीतीश कुमार जी आजकल खुद, मैं कहा, आज मैं एक बात कहता हूं, और ये कोई मैं गुस्से में या पॉलिटिकल हमारा उनका एक साथ नहीं है। फ्रॉम डे वन नीतीश कुमार जी की सरकार बैसाखी पे चली है। अब वो बैसाखी के हर नट बोल्ट ढीला हो गया है, उसमें जो रड लगे हुए हैं वो बहुत मजबूती के साथ उनके साथ नहीं है। अब इनकी बैसाखी बहुत देर तक नहीं चलेगी। तो साबिर अली जी, आप हमारे ऑफिस आए, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।